अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 29th लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टुडेज लेक्चर विल बी वेरी वेरी शॉर्ट, सो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक बड़ी मशहूर बात है। द मोस्ट डेयरिंग लाइन ऑन द टी शर्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय, आई वर्क ओनली फॉर मनी, इफ यू वांट लॉयल्टी हायर अ डॉग। So basically, this is a joke, but it's a reality-based joke. So most of the people they work for money. तो हम उनको पे किस सूरत में करते हैं? हम उनको कॉम्पेंसेशन की सूरत में पे करते हैं। कॉम्पेंसेशन क्या है? सैलरी प्लस जॉब के साथ अटैच्ड सारे के सारे बेनिफिट्स। उनकी क्या फॉर्म हो सकती है? क्या हमने सबको इक्वली कॉम्पेंसेट करना होता है? क्या सबकी सैलरी बराबर होनी चाहिए? हमने लास्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस अप्रेजल को पढ़ा था, तो आज का टॉपिक हमारा उसी के साथ लिंक है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनकी सैलरी और उनके बेनिफिट्स बाकियों से बेहतर होने चाहिए, उनके लिए तरक्की के रास्ते खुलने चाहिए, ताकि जो लोग बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे उनको मोटिवेशन हो। एचआर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल। अब देखें, अगर हम इसको रिवर्स एंड से शुरू करें, हमारे पास कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम कुछ रिजल्ट्स अचीव करना चाह रहे हैं। उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास एक टीम है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे हमने काम लेना है। तो किस तरह ये होगा? सबसे पहले तो हम एचआर स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये स्ट्रेटजी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के अंदर होगी कि ब्रॉड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हमारे ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली, उसी स्ट्रेटजी की लाइट में हम एचआर की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। उसके बाद हम उस स्ट्रेटजी की रोशनी में लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगले साइकिल के पहले स्टेप पे आप गौर करें, अट्रैक्ट। सपोज आपने एक इंस्टीट्यूशन कायम किया, उसका एक विजन है, उसका एक मिशन स्टेटमेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 इयर्स गोल्स हैं आपके पास। उसके बाद आपने वो कंपनी स्टैब्लिश की और फिर आप उस विजन के मुताबिक लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि जनाब हमारा ये विजन है, जो लोग इस विजन पे बिलीव करते हैं, जो लोग इसके मुताबिक हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो आएँ और अप्लाई करें हमारे पास। उसके बाद हम जो लोग अप्लाई करेंगे उनको सिलेक्शन उनकी होगी, उनको सिलेक्ट करेंगे। एज एन एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो मैनेजर हो सकते हैं, वो मिडिल लेवल सीनियर लेवल मैनेजर हो सकते हैं। फिर हम उनको एंगेज करेंगे वर्क में। सिलेक्शन के बाद हम उनको ऑफकोर्स असाइनमेंट्स देंगे, उनके जिम्मे काम होगा, डिपार्टमेंट्स होंगे, हम उनको एंगेज करेंगे वर्क एक्टिविटीज़ में। एंगेजमेंट के साथ साथ डाउन द रोड हम उनको डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जिस दिन आता है ऑर्गेनाइजेशन में पहले दिन उसके पास सारी की सारी रिक्वायर्ड स्किल्स हों। उसके पास स्किल्स होती हैं, प्लस उसके पास एक लर्निंग बिहेवियर होता है, जिसके ज़रिए आप देखते हैं कि ये शख्स, इसको जो काम नहीं भी आ जाते, ये अपने लर्निंग बिहेवियर के ज़रिए बड़ी अच्छी तरह और बड़ी जल्दी ये काम सीख जाएगा। मैं हमेशा से उन लोगों को प्रेफर करता आया हूँ जो बेशक आज उनके अंदर कुछ ना हो, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक लर्निंग कैपेसिटी हो। मुझे नज़र आ रहा हो कि ये शख्स लर्न कर सकता है। लेकिन अगर एक शख्स को बहुत ज़्यादा कुछ स्किल्स हैं, उसके पास नॉलेज है, एबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में लर्निंग नहीं है, वो लर्न नहीं करना चाह रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल सीनियर मैनेजर्स उसको बहुत बेहतर तौर पे नहीं देखते। तो हम लोगों को पहले अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन के बाद हम उनको वर्क एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, देन वी डिवेलप। डिवेलप क्या है? जो हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा है, कैरियर डेवलपमेंट। एंड फाइनली वी रिटेन देम। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ लंबे अरसे के लिए सर्व करें। ऐसा ना हो कि हम हर एक साल बाद नए मैनेजर्स और नई जो हमारे सेटअप है उसको अपॉइंट कर रहे हों, क्योंकि इससे ओवरऑल रिसोर्स वेस्टेज होती है। लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल चीज़ों को लेके बाहर जाते हैं, आपके प्रोसेसेस में बाहर जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस होते हैं, और आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के आपके कंपेटिटर से ज्वाइन कर लेते हैं।
इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं होती। तो एचआर स्ट्रेटजी के मुताबिक हम नेक्स्ट हमारा पूरा एचआर सर्कल बनाते हैं जो अट्रैक्ट से स्टार्ट होता है और रिटेन तक जाता है। इन सबके सेंटर में हमारे पास जो चीज़ होती है, हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं लोगों को? रिवॉर्ड्स के जरिए। हम सिलेक्शन की स्पेस पे करते हैं, लोग हमारे पास सिलेक्शन क्यों चाहते हैं? रिवॉर्ड्स के लिए। हम उनको वर्क एक्टिविटीज़ में कैसे एंगेज करते हैं? रिवॉर्ड्स के लिए। हम उनकी डेवलपमेंट क्यों कराते हैं? लोग अपनी डेवलपमेंट के लिए क्यों तैयार रहते हैं? रिवॉर्ड्स के लिए। और लोग हमारे पास रिटेन क्यों रहते हैं या हमें छोड़ के क्यों जाते हैं? रिवॉर्ड्स के लिए। तो बेसिकली रिवॉर्ड्स इज इन सेंटर ऑफ ऑल एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। एचआर के जितने भी फंक्शन हैं, रिवॉर्ड उनका हार्ट है। रिवॉर्ड्स के बेस पे ही हम लोगों से परफॉर्मेंस लेते हैं, और सारे साइकिल को जब हम मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। वो रिजल्ट्स जिनके ज़रिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कंपेटिटिव पोजीशन पे जाती है, हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। तो दिस इज एचआर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल। आपको इसकी सारी डिटेल्स का पता होना चाहिए। टोटल कॉम्पेंसेशन देखें, हमने बात की कॉम्पेंसेशन की। एम्प्लॉय का कह रहा है आई वर्क फॉर मनी। तो कॉम्पेंसेशन क्या है? इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक तो डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन है हमारी, और दूसरी है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन वो है जो डायरेक्टली फाइनेंशियल लिक्विड फॉर्म में रेडी टू यूज कैश की सूरत में आपको दी जाती है। इसमें सबसे पहली वेजेस और सैलरीज। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी? चीज़ तो एक ही है, महीने के एंड पे जो तनख्वाह मिलनी है उसको वेज या सैलरी क्यों कहा जाता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली जो हमारा लोअर लेवल एम्प्लॉय होता है, वेज के लफ्ज़ को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब बनता है उजरत, और सैलरी को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब बनता है तनख्वाह। तो मोस्टली हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो हमारे फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सीनियर एंड सो ऑन, उन सबको हम सैलरी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। हमारे पास जो लेबर है उसके लिए हम वेजेस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं सबसे पहले वेजेस और सैलरीज की सूरत में। उसके बाद कमीशन की सूरत में हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं, इनको हम कमीशन की सूरत में भी पे करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या हर एक कुछ स्पेसिफिक अरसे के बाद हम बोनसेस की मद में उनको कैश पे करते हैं। इसके अलावा हम गेन शेयरिंग करते हैं कि ओवरऑल कंपनी ने 3 सालों में 5 सालों में जितना कमाया उसका 5% हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको हम गेन शेयरिंग का नाम देते हैं कि व्हाट वी गेन अ पार्ट ऑफ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू। ये हमारी डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन है सारी। डायरेक्ट फॉर्म में हम लोगों को पे कर देते हैं। इनडायरेक्ट में हम उनको कुछ बेनिफिट्स देते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स जिसकी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होती है। सबसे पहले तो टाइम नॉट वर्क, कुछ ऐसा वक्त जिसमें वो काम नहीं कर रहे लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको उसकी पे कर रहे होते हैं। उनमें वेकेजन्स हैं, ब्रेक्स हैं, हॉलीडेज हैं, तो ये भी बेसिकली उनका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। वेकेजन में वो काम नहीं कर रहे, कुछ ब्रेक्स आ गई हैं, सीजनल हो सकती हैं किसी भी सूरत में, और इस तरह हॉलीडेज़ हैं, तो ये सारी की सारी उनको टाइम तो वो काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका बेनिफिट गेन कर रहे हैं। फिर उसके इंश्योरेंस प्लान है, हम उनकी मेडिकल इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। देखिए, एक एक लफ्ज़ यहाँ पे टेक्निकल होता है, इंश्योरेंस और एश्योरेंस। अब कभी गौर कीजिएगा, लाइफ के साथ हमेशा एश्योरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यकीन दहाने का, क्योंकि इंश्योर लाइफ को अभी आप इंश्योर नहीं कर सकते। तो हम उनकी मेडिकल इंश्योरेंस कर सकते हैं, डेंटल इंश्योरेंस कर सकते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्लान, कि खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आप रिटायर्ड हो जाते हैं 60-65 ईयर्स एज पे, तो आपको पेंशन दी जाएगी, इसके अलावा आपके बेनिफिट्स होंगे। ये सिक्योरिटी प्लान है, उनको हम सिक्योर, उनके फ्यूचर को सिक्योर कर रहे होते हैं। फिर एम्प्लॉय सर्विसेज, कुछ खास हम सर्विसेज उनको दे सकते हैं। हम एजुकेशनल असिस्टेंस देते हैं, हम आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको उसमें मदद देंगे, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उस सिलसिले में हम आपकी मदद करेंगे। रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, हम उनको ओवरऑल कोई 1 ईयर या 3 साल बाद हम उनको रिक्रिएशन के लिए भेज सकते हैं, कुछ फैमिली टूर्स उनके अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स जिनकी कुछ फाइनेंशियल वैल्यू है। अगर यही एक्टिविटीज़ वो खुद करेंगे तो उसको इनका पे करना पड़ेगा, लेकिन उनके बिहाफ पे आप ये एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे होते हैं।
इसमें पार्शली ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है और पार्शली एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा होता है। तो ये हमारे पास टोटल कॉम्पेंसेशन प्लान है जिसमें हमारे पास कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो हम कैश की सूरत में पे कर देते हैं और कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है और एम्प्लॉयज उसका बेनिफिट यील्ड करते हैं, बेनिफिट रिसीव करते हैं। 6 क्राइटेरिया ऑफ वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस। हमने बात की कि लोगों को हम अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस पे करना चाह रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक एलिमेंट पे बेस नहीं कर सकती। हमने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को एम्फोसाइज किया था कि कभी भी सिंगल क्राइटेरिया भी लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर ना करें। सिर्फ 8 से 4 आने वाला शख्स ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतर परफॉर्म कर रहा। तो क्राइटेरिया क्या है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का? सबसे पहले क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कितनी बेहतर सर्विसेज वो शख्स दे रहा है, उसमें क्वालिटी कितनी है। देन कम्स 20, क्या एक शख्स सारे दिन में एक यूनिट प्रोड्यूस करता है और बेहतर क्वालिटी का करता है और उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है, से समथिंग कोई भी एक चीज़ है आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं और उसमें उसकी क्वालिटी है 95%, 98%। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का एक मिसमैच करना होगा, आप उसको ट्रेड ऑफ बनाना होगा कि भाई ठीक है क्वालिटी तो होनी चाहिए लेकिन उसके साथ क्वांटिटी भी ज़रूरी है। देन कम टाइमलीनेस, एक असाइनमेंट दी गई है, एक प्रोजेक्ट है, एक एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ऑडिट है, उसको हमने उसकी एक स्पेसिफिक डेडलाइन है। आप क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते, डेडलाइन गुजर जाती है, तभी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जाएगी। तो ऑफ कोर्स हम जब जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे होते हैं हमने क्वालिटी को देखना है तो क्वांटिटी को भी उसके साथ देखना है और फिर उसके साथ साथ टाइमलीनेस को भी देखना है। 30 जून को अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो हम सारी ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं कर पाते, बजट को यूटिलाइज नहीं कर पाते और उसके बाद तक हम वो चीज़ों में अटके रह जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये कोई अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपके जिम्मे एक असाइनमेंट लगाई है, कितने कम कॉस्ट में आपने उसको अचीव किया है, कितने आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर वही काम एक शख्स ने बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद वो काम किया है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना था, एक रिक्रिएशनल टूर मैनेज करना था, एक शख्स ने बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो काम किया है, तो ऑफकोर्स वो इसकी अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं होगा। और दूसरे शख्स ने उसको कम कॉस्ट में मैनेज कर लिया है ड्यू टू हिज बेटर मैनेजमेंट स्किल, तो वो ऑफकोर्स उसकी बेहतर परफॉर्मेंस इंडिकेशन होगी। नीड फॉर सुपरविजन, एक शख्स है जिसको आपको उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डेली उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ही इज़ सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ सेल्फ मोटिवेटेड। तो ऐसे शख्स मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी में तो बहुत कम है, रेयर चांसेस में हमें लकीली मिलते हैं एज एन एम्प्लॉय। सेल्फ मोटिवेटेड लोग जिनको पता हो कि हमने A to Z पूरी चेन को, पूरे प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करना है। तो अगर ऐसा शख्स मिले तो वो उसका एक बेहतर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत होती है या वो खुद की अपनी ज़ात को खुद सुपरवाइज कर सकता है। फिर उसका इंटरपर्सनल इम्पैक्ट कितना है, लोगों के साथ कितना बेहतर है, वो कंफर्टेबल है। क्या एक ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी ज़ात में गुम रहता है, वो किसी को गाइड करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को किसी किस्म की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, उसका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं है, बाकी 5 की 5 क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, तो ऑफकोर्स ये भी उसका एक नेगेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा। तो अगर हम इन 6 चीज़ों को देखें, अगर एक शख्स के अंदर ये सारी की सारी मौजूद हैं या इनका एक अच्छा मिक्स, ऑफ कोर्स कोई भी इंसान आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक शख्स में इन 6 का एक अच्छा मिक्स मौजूद है, एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हुए बैलेंस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो अगेन दीज आर 6 क्राइटेरिया ऑफ वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस की जब वैल्यूएशन करेंगे तो इन 6 क्राइटेरियाज पे की जाएगी, राइट। उसमें हम क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, टाइमलीनेस देखेंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, नीड फॉर सुपरविजन और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट। रिवॉर्ड्स पे हम बात कर रहे थे। अगेन रिवॉर्ड्स इज इन सेंटर, रिवॉर्ड्स आर एट द हार्ट ऑफ ऑल अदर थिंग्स। टर्नओवर, टर्नओवर बेसिकली क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कंपेटिटर्स के पास चले गए हैं। अगर ये नंबर बहुत हाई है तो ये आपका एक नेगेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डूइंग सो गुड। तो रिवॉर्ड्स के जरिए आप टर्नओवर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका रिवॉर्ड पैकेज अच्छा है, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन प्लान अच्छे हैं, मार्केट कंपेटिटिव हैं, तो आप टर्नओवर लेवल को कम कर सकते हैं। एब्सेंटिज्म, लोग
बिला वजह जॉब से एब्सेंट हैं, छुट्टियां करने को तरजीह देते हैं। इस चीज़ को आप रिवॉर्ड के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। आप उनकी अटेंडेंस को एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के तौर पे सेट कर दें। आप उनकी अटेंडेंस को उनके रिवॉर्ड्स के साथ लिंक कर दें तो आप उन एब्सेंटिज्म को कम कर सकेंगे। और ऑफ कोर्स अटेंडेंस बेहतर होगी, जब एब्सेंटिज्म कम होगा तो अटेंडेंस बेहतर हो जाएगी। तो अगेन हम देखते हैं कि रिवॉर्ड्स एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एट द सेम टाइम हल कर सकते हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज रीइंफोर्स्ड बाय रिवॉर्ड्स। कौन सी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो रिवॉर्ड्स के ज़रिए हम लोगों में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सबसे पहले तो रिपीटेड बिहेवियर। जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि लोग अडॉप्ट करें और रिपीट करें, उसको हम लिंक कर देते हैं रिवॉर्ड के साथ। हम चाहते हैं कि लोग 8 बजे, 8 से 4 तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग है, तो एग्जैक्टली 8 बजे ही आएँ। तो 8 से 4 तक को हम रिवॉर्ड के साथ लिंक कर देंगे कि अगर एक महीने में 25 हमारे वर्किंग डेज है और 25 में से 24 वर्किंग डेज में आप एग्जैक्टली 8 to 4 हमारे पास मौजूद रहे हैं, तो आपके लिए आपकी सैलरी का 2% हमारे पास एज अ रिवॉर्ड है। तो अब क्या होगा, लोग मोटिवेट होंगे, उनका बिहेवियर वो होगा जो हमें चाहिए, और उस बिहेवियर को वो रिपीट करेंगे, रिपीटेड बिहेवियर होगा उनका। और दूसरा, वो सारा बिहेवियर, वो सारी एलिमेंट्स, वो वैसी कुछ आदतें जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर नहीं समझते, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, उनके वर्क में क्वालिटी नहीं है, तो उन चीज़ों को आप नेगेटिवली अटैच कर देंगे परफॉर्मेंस के साथ कि अगर ये होगा तो फिर रिवॉर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके जो कॉम्पेंसेशन है उसमें कमी आ जाएगी। तो जब आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज किसी चीज़ के साथ अटैच कर देंगे, दैट मीन नो रिवॉर्ड, तो ऑफ कोर्स वो बिहेवियर उनका खत्म होता चला जाएगा। ऐसा बिहेवियर जो आपको नहीं चाहिए, आप रिपीट नहीं होने देना चाहते, उसको आप नेगेटिवली लिंक कर देंगे नो रिवॉर्ड के साथ, तो वो बिहेवियर लोगों से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और उनका मुकम्मल बिहेवियर उस तरह एडजस्ट हो जाएगा जिस तरह आप चाहते हैं। तो अगेन हम देख रहे हैं कि रिवॉर्ड के ज़रिए हम जो पसंदीदा बिहेवियर है उसको लोगों में अडॉप्ट कराते हैं, और जो हमारा पसंदीदा नहीं है उसको उनसे ख़त्म कर देते हैं। That's all for today's lecture. I hope you enjoyed our lecture. Thank you. Allah Hafiz.